हाय गाइस, फैक्ट कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। लर्न मोर, अर्न मोर हेयर, यानी पढ़ाई भी और कमाई भी। स्टार्टेड सून दिस प्रोग्राम। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान मुख्य क्रिया में ताथा, तीथी, ते थे या आ ई ए जुड़ने पर की जाती है। यानी मुख्य क्रिया में यदि ताथा, तीथी, ते थे या आ ई ए में से कोई भी जुड़ा मिल जाए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। आज हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें संभावना प्रकट करने वाले वाक्यों की, यानी जिन वाक्यों के द्वारा कार्य के होने की संभावना को प्रकट किया जाए वो वाक्य संभावना प्रकट करने वाले वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ सकता था या पढ़ सका, तो सक में आ जुड़ गया तो इससे ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। यहाँ सक में ता था जुड़ गया, पढ़ सकता था, तो सकना से संभावना प्रकट हो रही है। पढ़ने के बाद में ता था आ रहा है तो यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। इसी तरह से वे आगरा जा सकते थे, तो संभावना हो रही है, गए नहीं है, जा सकते थे, संभावना प्रकट कर रहे हैं। ऐसे हम फल खा सके थे, तो संभावना प्रकट हो रही है। और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें खा में आ रहा है और थे आ रहा है, इस तरह से जा सकते थे तो ते थे आ गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात करते हैं अनुवाद के क्रम और नियम की। देखिए, इसका अनुवाद और क्रम क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर्म आता है और लास्ट में ईटीसी के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी अन्य शब्दों के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। इस तरह से देख रहे हैं हम। अब बात आती है नियम की। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कर्ता की अंग्रेजी लिखी, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने से के बाद में हमें सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखनी है, तो कर्ता की अंग्रेजी लिख देते हैं। कर्ता कोई भी हो, यानी या चाहे वो फर्स्ट पर्सन का कर्ता हो, चाहे सेकंड का कर्ता हो या थर्ड पर्सन का कर्ता हो, यहाँ तक कि वो चाहे आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, यानी जो सब्जेक्ट है वो किसी भी पर्सन का हो और किसी भी वचन का होने पर हम जो सहायक क्रिया यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है कुड का प्रयोग करेंगे। शायद अभी आपको क्लियर नहीं चमक रहा होगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वेट, शायद लाइट का कुछ इशू है। हाँ, देख रहे हैं कि सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का होगा और किसी भी वचन का होगा, एक वचन हो या बहुवचन हो। हम मॉडल ऑक्सिलरी कुड का प्रयोग करेंगे संभावना प्रकट करने वाले में। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होगी, बल्कि किसी भी टेंस में की जा सकती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट की हम अंग्रेजी लिखते हैं और अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। आइए हम पहले अध्ययन करते हैं पहले सेंटेंस का, जिसमें लिखा हुआ है वह अंग्रेजी पढ़ सकता था। तो अंग्रेजी पढ़ने वाला सब्जेक्ट कौन है? वह, यानी कौन पढ़ता था? वह की अंग्रेजी हमने लिख दी यहाँ पर ही, देख रहे हैं, ही लिख दी। ही के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब कुड का प्रयोग हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुड है तो ऑक्सिलरी वर्ब कुड आ गई। उसके बाद में मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की रीड आ गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता था, क्या पढ़ सकता था, तो अंग्रेजी, इसलिए सब ऑब्जेक्ट यहाँ पर अंग्रेजी हुआ। तो ऑब्जेक्ट की हम इंग्लिश लिख दी, द इंग्लिश। अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं तो इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। दोस्तों अगला वाक्य देखते हैं। क्लियरिटी, हाथ के हिलने से इधर उधर होता है, क्लियरिटी क्लियर नहीं हो रही। चलिए, वे आगरा जा सकते थे। दोस्तों देख रहे हैं और जूम करता हूँ, वे आगरा जा सकते थे। तो कौन जा सकते थे? वे। तो सब्जेक्ट की वे की अंग्रेजी हमने यहाँ पर दे लिख दी, दे। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब कुड का प्रयोग हो गया, कुड आ गया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। और क्या जा सकते थे? पता नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो गो यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, टू आगरा। ये आपका अदर वर्ड हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप लग गया।
अब देख रहे हैं वाक्य को, तीसरे को हम फल खा सके थे या हम फल खा सकते थे। तो कौन है करता है नहीं, हम की अंग्रेजी वी। अगले वाक्य में देख रहे होंगे वी कुड खाने की ईट द फ्रूट्स। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाक्य को देखेंगे। नेक्स्ट वाक्य में है राम व मोहन पतंग उड़ा सकते थे। संभावना प्रकट हो रही है, उड़ा नहीं पा रहे हैं, उड़ा सकते थे ये प्रकट हो रहा है। देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कौन उड़ा सकते थे, राम और मोहन। राम और मोहन की अंग्रेजी आ गई। अब हमें ना यहाँ पर्सन देखने की जरूरत है ना ही वचन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब संभावना प्रकट कर रहे हैं तो कुड का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद मेन वर्ब उड़ाने की फिलाई फर्स्ट फॉर्म आ गई। और क्या उड़ा सकते थे, पतंग, तो द काइट आ गई। अदर वर्ड इसमें नहीं है, इसलिए यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट वाक्य हम देखते हैं, यह लड़का मैदान में क्रिकेट खेल सकता था। तो खेल के बाद में सकता था आ गया, संभावना प्रकट हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन खेल सकता था, यह लड़का, ये सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हमने यह लड़का की अंग्रेजी लिखी दिस बॉय। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब कुड का प्रयोग हुआ, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। अब मेन वर्ब खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले। उसके बाद में क्या खेल सकता था, क्रिकेट, द क्रिकेट। अब अदर वर्ड इसमें है मैदान में, मैदान में की अंग्रेजी होगी इन द फील्ड। इस तरह से दोस्तों आपने जाना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम संभावना प्रकट करने वाले वाक्यों को एक फॉर्मूले और रूल से प्रकट कर सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब कुड, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, किसी भी पर्सन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी एक प्रयोग हो रही है और मेन वर्ब भी एक ही रूप प्रयोग होता है। तो सबसे आसान अगर टेंसों में हम कहें तो पास्ट टेंस ही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पास्ट सबसे फास्ट। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ ही समझ ना आई हो तो कमेंट कीजिए, ताकि दूसरी वीडियो आप तक जल्दी पहुँचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।